तो न्यूज 18 राजस्थान पर आपने देखा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अमित शाह ने इंटरव्यू में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। आतंकवाद, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर पार्टी की लाइन क्लियर की और विपक्ष पर निशाना साधा। प्राइम डिबेट में आज बहस होगी उनके जवाबों पर। सबसे पहले बात आतंकवाद पर, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का नजरिए में बदलाव किया है। पहले लड़ाई भारत की भूमि पर होती थी, जब वो घुसते थे तब हम रोकने का प्रयास करते थे, कुछ वो मरते थे, कुछ हमारे जवान शहीद होते थे। अब हर एक घटना के बाद उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। आपने आत्मरक्षा की अधिकार का उपयोग करते हुए हम उस पर चोट जरूर कर सकते हैं, और ये करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, इसी का द्योतक है कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और आज के विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी नेता अलका गुर्जर जी जुड़ रही हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत में मैं बताना चाहता हूं आप तीनों को कि अमित शाह के इंटरव्यू के 4 जवाब हैं, मैं जिस पर चर्चा करूंगा, तो एक एक जवाब पर 5-5 मिनट हम रुकेंगे और कोशिश करेंगे हम एक दूसरे से ही बात करें, न कि आपस में बात करें। सबसे पहले बात मैं आतंकवाद पर यहां पर कर रहा हूं। आरसी चौधरी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यह कह रहे हैं जी कि आतंकवाद से लड़ने की सोच में बदलाव आया है। एक मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप किया जो कि यूपीए जाते तक नहीं दे पाई थी। क्या रिएक्शन है आपका? बैरागी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जब 8 नवंबर 2016 को इस देश के अंदर नोटबंदी दी, इस पूरे देश के अंदर एक आर्थिक आपातकाल लागू किया गया था, उस समय कहा गया था कि इससे जो जाली मुद्रा रुकेगी, आतंकवाद रुकेगा, नक्सली घटनाएं रुकेगी, काला धन है वो समाप्त हो जाएगा। 4 चीजों की बात कही थी। आज हम आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा करें तो मैं खुद उसी पर चर्चा करना चाह रहा हूं। वही कश्मीर जो 2014 के लोकसभा चुनाव के अंदर 60% से ज्यादा मतदान करके अपना प्रतिनिधित्व इस देश की संसद में दे रहा था, चाहे विधानसभा के अंदर दे रहा था। उसके बाद में वहां पे क्या होता है, 10,000 कश्मीरियों के ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं और फिर वो ले लिए जाते हैं। कभी कहते हैं गोली से बात होगी और कभी कहते हैं प्रेम से बात होगी। आखिर ये दोहरा चरित्र हमने कभी नहीं देखा जो पहली बार इस सरकार के अंदर देखने को मिला। जब वहां पे मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, 14 जुलाई 2011 को राहुल गांधी ने कहा कि इट इज इंपॉसिबल टू स्टॉप ऑल टेरर अटैक्स। ये राहुल गांधी ने 2011 में कहा कि सारी आतंकवादी घटनाओं को रोकना इंपॉसिबल है, असंभव है। 26/11 के बाद हमने मैकेनिज्म सुधारा, जो कि हैदराबाद ब्लास्ट के वक्त 2013 में सामने आ गया कि भाई 2 दिन पहले से सूचना थी और हम कुछ नहीं कर पाए। यह स्टैंड था पार्टी का। देखिए, जब अमित शाह जी आपका 1 घंटे का इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय जो देश की जो रक्षा मंत्री है वो ऐसे सीधे बैठे थे, अपनी कमर भी सीट के नहीं लगा पा रहे थे, और उन्होंने भी कहा था इस देश के अंदर हमने एक भी शहादत नहीं होने दी। मैं पूछना चाहता हूं कि कारगिल के दौरान जब युद्ध हुआ और जब पाकिस्तानी जो सरप्रस्त जो लोग हमारी सरहद पे आए, हमारे 527 सैनिकों की शहादत हुई। आज बिना किसी हम दूसरी जगह पे जाए हुए जो एक के बदले 10 सर लाने वाले थे, आज 527 से ज्यादा शहादत हमारे कश्मीर अकेले के अंदर हुई है। क्या इस घटना को क्या कहेंगे? जो सीआरपीएफ के कैंप पे जो हमला हुआ, आप उसे क्या कहेंगे? कांग्रेस से बेहतर बता रहे हैं। कि भाई वो नहीं हुई। आप कैसे बेहतर नहीं, ये तो आपने बताया ही नहीं। आप कैसे बेहतर नहीं चौधरी साहब, ये तो आपने बताया नहीं। अलका जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अलका जी रुक जाती अगर नहीं, अलका जी अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे ये बताइए हमारे 40 कौन सा नजरिया बदला अलका जी आपकी पार्टी ने आकर? तो नहीं हो पाती। आतंक के खिलाफ लड़ाई का कौन सा नजरिया बदला? आतंक के खिलाफ लड़ाई का एक ही नजरिया है दुनिया भर में। किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं आप? देखिए स्वप्निल जी, आपने जो बोला था उसी में जवाब है। 2011 में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू इसको स्टॉप ऑल टेरर अटैक्स। मैं जानता हूं मैडम, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने कौन सा नजरिया बदला? पूरी दुनिया में मेरे हिसाब से तो एक ही नजरिया था। लीडरशिप की क्वालिटी बताता है स्वप्निल जी।
लीडरशिप का ये नजरिया बदला कि 26/11 के बाद अगर काम हो जाता है, जो आज सक्षम नेतृत्व ने हमारे काम किया है, ये हो जाता तो ये आतंक की घटना ही नहीं होती। अच्छा। आज आप देखिए उनकी सुरक्षा हटा दी गई है, आतंकवादियों की, उनकी जो संगठन है उनको बैन कर दिया गया है। इसके अलावा जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा पाकिस्तान को था, जिसकी वजह से कि व्यापार में वो बहुत फायदा ले रहा था, वो रुक गया है। आतंकवादियों के खिलाफ जो ये नेहरू जी ने दिया, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, मोस्ट मुझे फेवर्ड एक बात बताइए, नेशन का दर्जा दिया है नेहरू अलका जी जी, ने, जो आपके सुनिए अलका जी, यहाँ पे आपकी लीडरशिप ने, सुनिए ना अलका जी, अरे चौधरी साहब 2 मिनट रुकिए ना, मुझे 5 मिनट में टॉपिक चेंज करना है, 2 मिनट रुकिए। अलका जी, आपकी लीडरशिप ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि टेरर अटैक होगा ही नहीं। वही आपकी लीडरशिप ने ये कहा क्या कि एक भी हमला होगा ही नहीं, हमारी होने लीडरशिप ही नहीं ने देंगे? उसको रोकने का जितनी कड़ाई से, आप देखिए स्वप्निल जी, जितने कड़े फैसले हमारी लीडरशिप ने लिए, उतने कड़े फैसले अगर शुरू से ले लिए जाते तो ये घटना ही नहीं होती। अरे हुई क्यों हुई ये बता दीजिए। देखिए आप चौधरी जी को रोकिए, उनके बीच में मैं कुछ नहीं बोली। हाँ, नहीं, ठीक है ना, आप मुझसे बात कीजिए, मैंने शुरुआत में आप दोनों से रिक्वेस्ट की थी। आज हमारी लीडरशिप ने कड़े फैसले, आप देखिए इंटरनेट ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने के लिए आज 14 राष्ट्र हमारे साथ है। हाँ। आज विश्व बहुत उम्मीद के साथ है, और लेकिन अभी हुआ नहीं मैडम। हमारा जो देश है उसकी, ठीक है, ठीक है, 2 मिनट चौधरी साहब, नहीं हुआ क्योंकि चाइना, रुकिए ना चौधरी साहब, मैं पहले आपसे आपका व्यू जानना चाहता था, अलका जी से उनका व्यू जानना चाहता था। महेश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। महेश शर्मा जी, हमको मिल रहा 2 मिनट अलका जी, अब रुकिए। महेश शर्मा जी, लेकिन नेहरू जी ने आतंकवाद कमजोरी को दिखाई। कितना बड़ा इनकी मुद्दा मान रहे हैं आप? leadership 2019 के हमेशा चुनावों पहली के लिए बार दोनों सक्षम पार्टी की नेतृत्व मिला कुलबुलाहट है देश को। छटपटाहट आपने देख ली। कितना बड़ा मुद्दा आतंकवाद को मान रहे हैं आप 2019 के चुनावों के लिए? देखिए, मुद्दा तो है ये आतंकवाद का, ठीक। लेकिन सवाल ये है कि आतंकवाद आज का नहीं है, ये 30 साल से चल रहा है कश्मीर के अंदर। और कश्मीर में आतंकवाद हम किस तरह से नियंत्रित कर पाए, अभी तक कोई भी ये सरकार, चाहे वो यूपीए की रही हो चाहे एनडीए की रही हो, हाँ। कोई भी ये 100% ये दावा नहीं कर सकती हमने आतंकवाद पर काबू पाया है। जब तक आतंकवाद पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता तो ये संभव नहीं है। और फिलहाल मुद्दे ये चूंकि चुनाव में है और जो चल रहे हैं, इसको लेकर के अब कौन किस रूप में किसको इसको बुनाता है, ये तरीका अलग है। नहीं तो बाकी प्रोसेस जो यूपीए सरकार की या कांग्रेस के राज के शुरुआत से जो कश्मीर की समस्या जो बनी हुई है, जो कि त्यों बनी है, हाँ ये जरूर कर सकते हैं देश के और दूसरे नहीं, वैसे भी महेश शर्मा जी, ठीक है, बयानों के स्तर पर ठीक है, लेकिन इंटेलेक्चुअल अगर वर्ग में इस जम्मू कश्मीर के मुद्दे को निकाला जाएगा तो वो ये कहेगा कि पिछले 20 साल में दिन ब दिन उसकी स्थिति बिगड़ती गई, किसी ने भी एक पल के लिए, एक दिन के लिए सुधारी तो थी नहीं। बिल्कुल सही है। इस मामले में आतंकवाद की मतलब कि तो अपने जड़ पर तो प्रहार कोई कर ही नहीं रहा है, अभी तक हो भी नहीं पा रहा है। न हम आतंकवाद की ओर जो बढ़ रहे हैं उन लोगों को रोक पा रहे हैं, और न आतंकवाद को बिल्कुल समाप्त कर पा रहे हैं। उसकी तुलना में हमारे रक्षक जो 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 सेवाएं हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, वो मतलब क्या कहते हैं, इसके शिकार हो रहे हैं। ठीक है सर, अब मैं दूसरे जवाब पर आता हूं। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से राष्ट्रवाद के मसले पर सवाल पूछा गया कि विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए पहले जान लेते हैं। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव नहीं होना चाहिए क्या देश में? मैं मानता हूं देश का हर चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए और देश की जनता ने तय करना चाहिए। तो देश का हर चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए, ये कहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने। मैं आरसी चौधरी साहब फिर दोबारा पहले आपके पास आ रहा हूं। मुझे ये बताइए कि जब हम देश की सरकार चुन सकते हैं तो देश प्रेम एक मुद्दा क्यों नहीं हो सकता चुनावों में? वो तो सबसे पहला मुद्दा है। हर राजनीतिक दल के जो मुद्दे हैं, निश्चित रूप से आज इन्हें लगता है कि 2014 में जो वादे करके आए थे, आज हम उनका जवाब नहीं दे सकते, इसलिए देश के लोगों के साथ भावना में किया जाए। ठीक है, मैंने पूछा 527 के बदले में आपने 10 गुना की बात कही थी, 5000 लोगों की शहादत ली क्या? उन सैनिकों की बदला लिया क्या? नहीं बोल पाएंगे। यहाँ पे हमारे 40 सैनिकों की घुस के जहां के अंदर भारतीय जनता पार्टी का केंद्र शासित सीधा वहां पे राज है, उसमें सब चीजें घटना हो जाती, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं। तो क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा आपको अनकंफर्टेबल करता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लोग कांग्रेस पर उतना भरोसा नहीं कर पाएंगे जितना बीजेपी पर कर लेते हैं?
मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर पहली बार लोगों को राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोधी के तौर पे इस देश के अंदर जो बांटने का, जो अलगाववादी का, जो दूसरे जो आतंकी जो राष्ट्र हैं उनका जो मुद्दा था, वो एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। देश में लोगों को वो पहचान करे ये राष्ट्र विरोधी हैं और ये राष्ट्र हितैषी हैं। हम तो कहते हैं 130 करोड़ जो लोग हैं इस हिंदुस्तान के, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे तमाम और दूसरे नेता हो, चौधरी साहब, हम उन सबको राष्ट्रवाद चौधरी साहब, मैं क्या कह रहा हूं, के ऊपर जो मैं ये इस कह रहा हूं रोटी कि जो खा क्या रहा है, पार्टी को वो का इसकी कांग्रेस मुल्क को की ये आन और लगता बान है और कि शान के लिए राष्ट्रवाद के अपनी मुद्दे जी पर जान अगर को लोगों कुर्बान के कर बीच सकता में है, जाएंगे तो लेकिन हमारी किसी को इमेज थोड़ी बांटने का हक पलटी ये है। किसने दिया है? ये भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट बांटेगी क्या? ये राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला से निकलेगा क्या? ठीक है, ठीक है। जिन्होंने राष्ट्र चलिए, ठीक निर्माण है। में अपना कभी कोई योगदान नहीं दिया, नहीं, वो ठीक है, लोग ठीक आज है, क्या ठीक है। बता पाएंगे? चौधरी साहब, एक छोटा सा उसमें घर खैर बनाता आपने है, एक बार उसमें फिर भी दोबारा अपने देखिए, बनियान से हिसाब कांग्रेस किताब पार्टी का जिन्होंने स्टैंड मैं राष्ट्र आपसे निर्माण पूछ रहा हूं, में कम कोई से कम योगदान मुझे आप नहीं वो दिया, बताते क्या चले तो बेहतर राष्ट्रभक्ति की होगा। बातें? अब अलका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपसे जो जानना चाहता हूं ना, मुझे ये बताइए कि आपकी लीडरशिप, जैसे बिहार के एक नेता हैं गिरिराज जी, जो आजकल थोड़ा सा टिकट के बाद थोड़े से खफा हैं आप ही की पार्टी से कि भाई आखिर मेरी सीट क्यों बदली, टिकट तो उन्हें मिला है। वो बात बात पर ये कहते हैं कि ऐसा हुआ तो हम पाकिस्तान भेज देंगे। ये बोलकर आप किसे डराना चाहते हैं? मतलब ये पार्टी किसे डराना चाहती है ये बोलकर कि हम कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान भेज देंगे? देखिए, ये गलत है फ्रेज। ही हमने कभी नहीं कहा कि नहीं, किसी को आपने नहीं कहा, पाकिस्तान गिरिराज भेज जी ने देंगे। कहा, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन, बीजेपी के हैं। पहले मैं फर्स्ट हाफ, हाँ नहीं, किसी को भी पाकिस्तान भेजने की बात नहीं है, क्योंकि लेकिन जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, आज देखिए कांग्रेस अध्यक्ष ट्वीट करते हैं और वो सेम ट्वीट इमरान खान की तरफ से होता है। तो क्या कहना चाहते हैं हम क्या हमारी सरकार को पाकिस्तान के भरोसे लेकर आएंगे? पूछ रहा हूं कि हम निश्चित रूप से पाकिस्तान भेज राष्ट्रवाद देंगे बोल बहुत के आप बड़ा, किसे डरा रहे हैं? राष्ट्रवाद हमारे उससे किसका डीएनए में बेनिफिट है। है? और हमारा हर नागरिक, हाँ, ये नहीं बता पाएंगे, नहीं बताएंगे, ये नहीं बोलेंगे। राजनीतिक मुद्दा नहीं ये है नहीं स्वप्निल बोलेंगे, जी। ये मैडम, नहीं कैसे बोलेंगे। ये नहीं है? राजनीतिक मुद्दा आप नहीं इस है। किसी भी राष्ट्र की देशवासी को उसकी अस्मिता राय और रखने पर ये राष्ट्रवाद बोलेंगे कि इस तरह की हर राय व्यक्ति रखने के वालों को हम DNA में पाकिस्तान है। भेज देंगे तो ये देश का मुद्दा कैसे नहीं है? अगर आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो नहीं, उसके हर पाकिस्तान डायमेंशन पे भेज जाइए ना, देंगे मुझे नहीं, बताइए उनका इस ये डायमेंशन कहना का है कि जवाब। जो हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र को प्रेम करने वाले हैं और राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा करना हमारा फर्ज है और हर भारतीयता का फर्ज है, हर भारतीय नागरिक का फर्ज है, हर भारतीय राष्ट्रीयता के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करना, और आप देखिए जेएनयू में जाकर वो भारत तेरे टुकड़े हो गए, पाकिस्तान किसको भेज रहे हैं? इस तरह की अमित शाह जी बिहार के अंदर कह रहे ठीक है, हैं, ठीक है, राष्ट्रीय ठीक है। अध्यक्ष महेश जी, कांग्रेस बौखला रही है। 2 मिनट रुकिए अलका जी, अब चौधरी साहब 2 मिनट, अब आप भी रुकिए। महेश जी, हाँ महेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद का मुद्दा एक ऐसा है जिसमें एकाएक बीजेपी एग्रेसिव हो जाती है और कांग्रेस को थोड़ा सा बैकफुट पर खुद को होना महसूस होता है। ये इस चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। देखिए, हाँ 2 मिनट चौधरी साहब, अलका जी 2 मिनट रुकिए। हाँ महेश जी, देखिए, जहां तक है, हाँ अलका जी 2 मिनट रुकिए ना, चौधरी जी 2 मिनट रुकिए। जो मुद्दा हाँ महेश है, जी, राष्ट्रवाद, ये देखिए कि राष्ट्रवाद का मुद्दा हमेशा ही बना रहना चाहिए। हाँ। मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रवाद जो आजादी के बाद में, आजादी से पूर्व जो राष्ट्रवाद चल रहा था, उस राष्ट्रवाद को पनपाने की जिम्मेदारी किसकी रही है? उसके बाद में 70 साल तक ये राष्ट्रवाद नहीं पनप पाया। और मान लीजिए राष्ट्रवाद के बारे में बात है कि जो भी कोई भी जितने भी दल जो बने हुए हैं, सब राष्ट्र के बारे में जो बात है, किस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन ये राष्ट्रवाद की जो बातें करने के लिए आपकी जैसे देखिए अरे 2 मिनट ना चौधरी साहब, अलका जी 2 मिनट रुकिए ना, मुझे फिर टॉपिक भी चेंज करना है। 2 मिनट रुकिए ना, महेश जी को अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। कैसे बोल दिया आपने 70 साल के अंदर राष्ट्रवाद नहीं था? अच्छा चलिए, ठीक है नहीं था। आपने कैसे बोल दिया देश की जनता के लिए कि नहीं, लोगों को आप देश की जनता आपको नकार चुकी है। इस देश की सच जनता को का अपमान स्वीकार कर रहे हैं। करिए। देश की कांग्रेस जनता का आज अपमान राष्ट्रीय कर रहे हैं अस्मिता आप के यहाँ पे। खिलाफ है। नहीं, कांग्रेस ठीक है। एक नए देश की जनता का अपमान कर रहे जनता हैं। का अपमान आप नहीं ठीक है, रुकिए अब चौधरी साहब, रुकिए अलका जी। फिर आप देखिए अमित शाह जी का अगला बयान नहीं सुन पाएंगे तो फिर आप डिबेट कैसे करेंगे? चलिए मैं अगला बयान ले लेता हूं। जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अमित शाह जी से सवाल पूछा गया तो एक खास हिस्सा मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। कोई फोरम नहीं करना पड़ेगा, और कोर्ट से बड़ा कोई फोरम नहीं होता, जुडिशरी से बड़ा कोई फोरम नहीं होता। देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश ने इस केस पर सुनवाई करी और सुनवाई करने के बाद एक जजमेंट दिया कि इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं हुआ है,
ये तकनीक की दृष्टि से बेस्ट फाइटर हैं। और तीसरा, ये प्रोसीजर जो रक्षा मंत्रालय का प्रोसीजर होता है रक्षा के साधनों को खरीदने का, इसका कोई वायोलेशन नहीं हुआ और कोई जांच की जरूरत नहीं। ठीक, ये राफेल पर उनका रिएक्शन था। हालांकि उन्होंने एक रिएक्शन और दिया था कि वो आज भी कांग्रेस के करप्शन की बात करते हैं तो उन पर कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई जो कांग्रेस के चेहरे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी स्पीड स्लो रही। अलका जी, इतने कांग्रेस के नेताओं पर आप लोगों ने 2014 के पहले आरोप लगाए और उन पर कार्रवाई में आपकी स्पीड स्लो रही, क्यों? ताकि चुनाव आ जाए और फायदा मिले, इस इशू को हम जिंदा रखेंगे। ये होती है भ्रष्टाचार से लड़ाई? नहीं, बिल्कुल नहीं स्वप्निल जी। तो हमने स्पीड कभी स्लो क्यों रही संस्थाओं मैम? को दुरुपयोग नहीं किया, संस्थाएं अपनी जांच करती रही। हमने किसी का नाम नहीं लिया कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 12,000 करोड़ का करप्शन नहीं, आपने लिया मैम। संस्थाएं जांच करती आप ये नहीं कह सकते कि आपने नाम नहीं लिया। पहुंचे हैं कि इनको बुलाकर बात की जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा का नाम तो आप खुल के हर मंच से लेते थे। लेकिन हमने ये नहीं कहा नहीं, रॉबर्ट वाड्रा का नाम तो आप खुलकर हर मंच से लेते थे। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच आज भी ले रहे हैं रॉबर्ट। अरे पर मैडम जी, ऐसा लगता था ना 2014 में आपके भाषणों में कि आपकी जेब में सबूत पड़े। सरकार आते ही 2015 तक तो सारे भ्रष्टाचारी जेल में। देखिए स्वप्निल जी, हम शासन का दुरुपयोग नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट उनको जेल नहीं भेज सकते। हमने जो प्रक्रिया थी थ्रू जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली। मतलब तब आप इतने पुख्ता नहीं थे कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, बस आपको लग रहा था भ्रष्टाचार हुआ है, हम जांच करवा लेंगे, यही ना? भ्रष्टाचार निश्चित रूप से हुआ है। अब जांच कंप्लीट होकर अब जांच कंप्लीट होकर उस सीमा तक आ गई है कि उनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए स्पीड स्लो रही है ना? कर देंगे क्योंकि वो ठीक भ्रष्टाचारी है। ठीक है। हम चौधरी साहब, कानूनी प्रक्रिया पे चौधरी विश्वास साहब, करते हैं और कानून क्या के आपको अंदर लगता है कि कार्रवाई करना 2014 में भ्रष्टाचार के जिस भूत ने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया वो इन चुनावों में नहीं डराएगा अगर दोबारा रिसरफेस हुआ तो? देखिए, आज देश की जनता पूछना चाहती है कि इस मुल्क के अंदर सूचना का अधिकार आरटीआई कानून कौन लेके आया था? यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार लेके आई थी। उसको सबसे कमजोर भाजपा की सरकार ने किया। लोकपाल का बिल हम लेके आए थे। लोकपाल बिल की बात मत कीजिए। लोकपाल का बिल इस देश ने आपको मजबूर करके निकलवाया था। नहीं चौधरी साहब, लोकपाल का बिल ना इस देश ने आपको मजबूर करके निकलवाया था, वो आप लेकर नहीं आए थे। कर दिए, उन्होंने जाके खुद ने देश का प्रधानमंत्री उसके अंदर भागीदार बन गया। जिस अनिल अंबानी की कंपनी को नहीं, अरे फिर आप कहां पहुंच गए चौधरी साहब? मुझे ये बताइए, लोकपाल तो आपकी देन थी नहीं। दे दिया ये बीजेपी की, जो वो तो देश ने आपसे मांग के लिया है। ये जानती है कि बीजेपी की पोल खुलने वाली है, बीजेपी की बात जानने वाली है। अरे सर नहीं, ठीक है, बोलेगी इस तरीके से नहीं होता, इस तरीके से नहीं होता। महेश शर्मा जी, महेश शर्मा जी, मोदी जी भ्रष्टाचार 2019 के चुनावों में जो तमाम मुद्दे रहेंगे उन मुद्दों में किस नंबर पर रखेंगे आप? और उन्होंने कहा कि अनिल अंबानी। 2 मिनट रुकिए अलका जी, अब चौधरी साहब रुकिए आप। भ्रष्टाचार का मामला। हाँ, अरे अलका जी 2 मिनट रुकिए, चौधरी साहब 2 मिनट रुकिए। हाँ महेश जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वच्छ और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी यह है कि आम व्यक्ति, आम नेता का चरित्र बिल्कुल निष्कलंक होना चाहिए। और जिस तरह से मतलब क्या कहते हैं, जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, दम है या नहीं दे, सत्ता में आने का एक आरोप प्रत्यारोपों के जरिए सत्ता तक पहुंचने का एक जरिया बना है। चाहे वो कीचड़ है कि तुम ज्यादा मतलब कहते हैं सफेद क्यों और वो ज्यादा क्यों सफेद क्यों, उजले और मतलब गंदले का ही मतलब एक इसको अस्त्र बना रखा है। जबकि होना यह चाहिए कि भ्रष्टाचार हुए ही क्यों, हमने नैतिकता के लिए इसे कभी जोड़ा ही नहीं है। मैं ये पहले भी ये बात कर रहा था कि राष्ट्रवाद की जो बात चल रही थी उसी तरह भ्रष्टाचार के लिए वही है कि हमने राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या किया अभी तक। हमने आजादी पाली लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव बिल्कुल नहीं पैदा किया है। जो आप ये चाहे आरोप प्रत्यारोप की बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा यह है कि क्या राष्ट्रवाद के लिए कौन आज भारत को भारतवासी कहने के लिए कहीं दूसरे पाकिस्तान से गवाही लेनी पड़ेगी क्या?
ये पाकिस्तान भेजने वैसे भ्रष्टाचार, महेश शर्मा जी, मेरा खुद का मानना है कि धीरे धीरे सियासी सहूलियत का भ्रष्टाचार हथियार बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री क्यों चलिए, रहे थे? ठीक है, जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया तो ठीक है, देश का ठीक है। प्रधानमंत्री क्यों रहा था? उन्हें कहना चाहिए था हाँ। कि जांच होनी चाहिए, जब अच्छा, अच्छा। देश के लोगों के बीच में आखिरी हिस्सा अमित शाह के इंटरव्यू का, जिसमें उन्होंने एक भविष्यवाणी की है, वो भविष्यवाणी सुन लीजिए। अब आप वो भविष्यवाणी सुन लीजिए, नहीं तो फिर आप किसी और मुद्दे पर चले जाएंगे। ठीक है, क्या कुछ कहा अमित शाह ने, एक भविष्यवाणी की है, वो सुन लेते हैं। मैंने देश की जनता का मूड देखा है। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि भाजपा और एनडीए दोनों की टैली इंप्रूव होने वाली है। एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी, जो सरकार एनडीए की सरकार होगी। ठीक है, अमित शाह जी ने कहा है कि भाजपा और एनडीए की टैली इंप्रूव होने वाली है, यानी भाजपा जो कि पूर्ण बहुमत से आई थी वो अपनी संख्या बढ़ाएगी और एनडीए की संख्या भी, एनडीए की सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी। अलका जी, गुजरात में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां से आपने जितनी जितनी सीटें कहीं उससे कम आई, तो फिर ये जो कहना कि हमारी टैली इंप्रूव होने वाली है, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या है? बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय कौन से अध्यक्ष जी तथ्य? ने अभी पूरे देश का भ्रमण किया है। जहां तक विधानसभा चुनाव, वो ही बता रही हूं मैं, जो विधानसभा चुनाव उन्होंने जो पब्लिक का मूवमेंट देखा, आप देखिए विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और राष्ट्रीय चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। ये पर चुनाव घूम तो हम यही लड़ लीडर्स रहे रहे थे हैं ना मोदी मैडम? जी के सक्षम नेतृत्व के लिए और राष्ट्रवाद की भावना से। हाँ जी, घूम तो यही लीडर्स रहे थे ना आपके, उधर भी चप्पे चप्पे पर। राष्ट्रीय मुद्दे नहीं, चप्पे चप्पे पे भाजपा है, आप निश्चिंत रहिए। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला और 2014 से ज्यादा वोट शेयर हम लेंगे और ज्यादा सीटें हम लेकर आएंगे, क्योंकि ये चुनाव सक्षम नेतृत्व और उस नेतृत्व के लिए है जिसने देश का परचम विदेशों तक में लहराया है। मैडम, इतना सक्षम नेतृत्व की आपके कुछ सहयोगी आपका साथ छोड़ के जाने को हमेशा तत्पर दिखाई देते हैं। आप देखिए, हम तो ये भी देख रहे हैं ना, शास्त्री प्रधानमंत्री ने 11वें नंबर पे थी अर्थव्यवस्था, आज 5वें नंबर पे पहुंच गई है। ठीक है, आज देश ना केवल ठीक है, चौधरी साहब, चौधरी साहब बल्कि सुनिए, जो नहीं 2 मिनट अलका जी सुनिए, सवाल आपको भी अच्छा लगेगा। अलका जी 2 मिनट सुनिए तो सही, सवाल एक सवाल सुनिए बस, हमारे नेतृत्व के नाम पर बस एक सवाल सुन लीजिए अलका जी, सवाल आपको भी अच्छा लगेगा। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, चौधरी साहब, अमित शाह जी कह रहे हैं कि हमारी सीटों की संख्या बढ़ेगी, भाजपा की भी और एनडीए की भी। इसका एक संकेत तो इसी बात से मिल जाता है कि राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी इसलिए लड़ना चाह रहे हैं कि इस देश के एक अखंड, यहाँ पे इस देश के अंदर जहाँ पे अलग अलग लोगों की संस्कृति है, भाषा है, खान पीन है, आपके जो देश सहयोगी का है, सर जी, दोनों पे जीतने के बाद कौन सी सीट छोड़ेंगे? दोनों सीट अगर मान लीजिए जीत गए तो कौन सी छोड़ेंगे? और आप तो जानते हैं बैरागी जी, राजस्थान के अंदर अमित शाह जी ने कहा था 180 सीट जीत के आएंगे। में 180 सीट नहीं, चौधरी साहब, उस समय मान लीजिए राहुल गांधी दोनों सीट पर जीत गए, तो कौन सी सीट छोड़ेंगे? अमित शाह जी को और एनडीए के गठबंधन को नहीं, चलिए ठीक है, नहीं लेने देगी। ठीक है, महेश शर्मा जी, आपका क्लोजिंग कमेंट आज की डिबेट पर। देश की जनता बर्दाश्त नहीं करती, देश की जनता मुद्दों पे चुनाव। महेश शर्मा जी, क्लोजिंग कमेंट आपका आज की डिबेट पर। हाँ जी, जहाँ तक अंगद से कैसे राजस्थान से अंगद का पांव कैसे भगाता ये है? हाँ, कि इस बार जो है मोदी लहर को जो 2014 में जितना फायदा, जिस प्रचंडता थी, उसमें उसके वेग में कमी आई है। ये कह देना कि ये पूरी की तरह से बहुत पहले से अधिक सीटें जीतेंगे, तो ये थोड़ा देवा स्वप्न नजर आ रहा है। इसके लिए हो सकता है कि ज्यादा सीटें आ जाए। हालांकि जवाब अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, लेकिन जवाब अब ज्यादा दिन दूर नहीं है और उस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार है। आखिर इतना एग्रेशन, इतना कॉन्फिडेंस किसका सही बैठता है, किसका नहीं, ये तो जनता डिसाइड कर ही देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट।